हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट की एक नई सीरीज़, जिसमें कि हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के लेखपाल के प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कि टोटल हमारे 15 सेट्स दिए गए हैं। उन सभी सेट्स को हम कंप्लीट करेंगे और एग्ज़ाम डेट है यूपी लेखपाल 2022 की 19 जून 2022 को। तो उससे पहले ये सारे आपके अच्छे से सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम एक सेट को 2 पार्ट में करके करेंगे, क्योंकि हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे 100, जिसमें कि 25 सामान्य हिंदी के, 25 गणित के, 25 सामान्य ज्ञान के और 25 होंगे ग्राम्य समाज एवं विकास के। तो जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि हिंदी और मैथ्स हमारा कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कि हमारा जो जीके है और ग्राम्य समाज एवं विकास वाला पोर्शन है उसके 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस टाइप से हमारे पूरे 15 सेट कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप एक प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट होने के बाद जब उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसकी आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जो आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाकर देख सकते हैं, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, हिंदी का धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो हमें एक शब्द दिया गया है धीरे धीरे, जिसमें कि हमें बताना है कि कौन सा समास होगा। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। तो यहाँ पर जब हम धीरे धीरे देखेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो हम लगा सकते हैं द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होगा। द्वंद्व समास में जो हमेशा दोनों शब्द होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि माता पिता, इस टाइप से। तो यहाँ पर धीरे धीरे, धीरे हमें पता है कि ये एक क्रिया विशेषण भी होता है कि अव्यय। जिसको ये पता होगा कि धीरे अव्यय होता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा इजीली कि ये कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। जिस समास का जो पहला पद है वो हमेशा प्रधान तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ अव्ययी होता है। तो हमें अव्ययी भाव समास की यही ट्रिक देखनी है कि हमारा जो पद है, जो हमें शब्द दिया गया है, वह अव्यय होना चाहिए और दूसरी पद भी संज्ञा या अव्यय ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर धीरे धीरे है, तो हमें पता है कि धीरे जो शब्द होता है वो अव्यय होता है, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। इस टाइप से जैसे ही कभी कभी प्रत्येक पूछ लिया जाता है, तो प्रत्येक या फिर प्रतिदिन, तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये हमेशा अव्ययी भाव समास होते हैं, क्योंकि इनमें जो प्रति आएगा, पहला शब्द होगा, वो अव्यय होगा। अब द्वंद्व समास कहाँ पर होता है? द्वंद्व समास वहाँ पर होगा जहाँ जिसके दोनों ही पद प्रधान हो। जैसे कि माता पिता है, तो हम किसी एक पद को प्रधान नहीं कह सकते कि माता प्रधान है या पिता। तो इसमें दोनों ही शब्द की इंपॉर्टेंट वैल्यू है, माता की भी और पिता की भी। तो वहाँ पर होगा हमारा द्वंद्व समास। या फिर भाई बहन, तो भाई भी और बहन भी दोनों ही पद प्रधान होंगे। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होगा? जिसमें कि शब्द का पहला जो पद होगा वो विशेषण होगा, कोई चीज़ विशेषता बता रही होगी, तो पहला पद हमारा हमेशा विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा, जिसे हम विशेष्य या फिर संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि हमारा हो जाएगा परम, परमेश्वर। तो अगर हम परमेश्वर को तोड़ेंगे तो क्या होगा? परम है जो ईश्वर। तो परम क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई, और ईश्वर क्या हो गया? हमारा विशेष्य। ईश्वर की विशेषता बताई गई है परम, तो हो जाएगा कर्मधारय समास। लास्ट हमें दे रखा है द्विगु समास। द्विगु समास को हमें कैसे याद रखना है कि हमें गिनती में हमारा गे आता है, तो उससे हम याद रखेंगे, और द्विगु में भी गे आता है। तो जहाँ भी हमारी काउंटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, तो वहाँ हमारा क्या होगा? द्विगु समास, जिसमें कि पहला पद संख्यावाची होगा, जिसमें नंबर दिया गया होगा कोई, और दूसरा पद हमेशा संज्ञा होगा, जैसे कि दुगुना, तिगुना। इस टाइप से जो शब्द होंगे वो होंगे हमारे द्विगु समास। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव। नेक्स्ट है धनुर्वाण में किस तरीके का समास है? अब धनुर्वाण में अगर हम देखते हैं कि कौन सा समास होगा, तो अगर हम धनुर्वाण को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा धनुष और वाण। अब धनुष और वाण दोनों ही एक दूसरे के, दोनों ही प्रधान शब्द हैं, ना तो
खाली धनुष का भी कोई काम नहीं हो सकता और ना ही कोई खाली बाण का, तो दोनों ही प्रधान होंगे, धनुष भी और बाण भी। तो जब हमने पढ़ा था कि जहाँ पर दोनों ही शब्द प्रधान होंगे तो वहाँ पर हमारा कौन सा समास प्रयोग होगा, वहाँ होगा हमारा द्वंद्व समास, जहाँ पर दोनों ही शब्दों की अपनी सेम वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास। जब भी द्वंद्व समास का हम विग्रह करेंगे तो हमेशा वहाँ पर और या फिर या जैसे वर्ड्स का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा धनुष और बाण। नेक्स्ट है, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो शत्रु मीन्स हमारा दुश्मन, तो उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये देखना है। शत्रु का पर्यायवाची अरी भी होता है, रिपु भी होता है, बैरी भी होता है, लेकिन जो अहि दे रखा है, अहि शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। ये जबकि किस शब्द का पर्यायवाची है, ये है सांप का पर्यायवाची, सांप या सर्प का हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, इसमें पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पुरंदर भी है, शक्र भी है, मघवा भी है, लेकिन जो गणाधिप है यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्पर्शीय का विलोम शब्द क्या है। स्पर्शीय का विलोम शब्द, इसका अपोजिट इसमें देखते ही पता चल जाएगा कि अस्पर्शीय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो ध्वंस का जो विलोम शब्द, ध्वंस मीन्स किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना, उजाड़ देना, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा ये हो जाएगा किसी चीज़ का निर्माण करना, उसका क्रिएशन करना। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्माण। यहाँ पर तुल्य शब्द दे रखा है, तुल्य का अगर हम विलोम शब्द देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अतुल्य। और प्राकृतिक का क्या हो जाएगा, कृत्रिम। प्राकृतिक मीन्स कोई चीज़ नेचुरल, और कृत्रिम हो जाएगी हमारी आर्टिफिशियल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अब दो टाइप के शब्द होते हैं हमारे, तत्सम और तद्भव। तो इसमें हमें कन्फ्यूज़न कैसे दूर रखनी है। जो हमारे संस्कृत के शब्द होंगे, संस्कृत में हमारा क्या आता है, से आता है, तो हमें याद रखना है तत्सम में भी से आ रहा है। तो जो तत्सम के शब्द होंगे वो कैसे होंगे, हमारे संस्कृत वाले शब्द, और बचे तद्भव, तद्भव हमारे हो जाएंगे हिंदी वाले शब्द। इसमें अब हमें देखना है कौन सा तत्सम नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कौन सा तत्सम है। कपाट तत्सम है, इसका जो तद्भव शब्द होगा ये क्या हो जाएगा, किवाड़, जो गेट होता है उसका होगा कपाट। नेक्स्ट है हमारा कीटक, कीटक भी हमारा तत्सम शब्द है, यहाँ पर इसका जो तद्भव होगा ये क्या हो जाएगा, कीड़ा। नेक्स्ट है कुंभकार, कुंभकार का जो ये भी तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कुमार। अब बचा यहाँ पर ऑप्शन सी, कूची। कूची जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, उल्टा ये तद्भव शब्द है। इसका अगर हम तत्सम शब्द देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुर्ची का। तो ये भी याद रखना है हमें, कूची का होगा कुर्ची का। तो यहाँ पर पूछा तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लवड़ का तद्भव क्या होगा। तो लवड़ का जो तद्भव है, इसका मतलब ये जो लवड़ है हमें तत्सम शब्द दिया गया है, इसका जो तद्भव शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा नॉन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट एक और हम देख लेते हैं, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है लवंग। जो लवंग है ये भी तत्सम शब्द है, और ये इसका जो तद्भव होगा अगर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, लौंग। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक जो बहुत ही समीपस्थ वर्णों के मेल से परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर वर्णों के मेल से पूछा है तो ये हो जाएगा हमारा संधि। और अगर हम उन्हें मूल पदों को अलग कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा संधि विच्छेद, लेकिन यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा संधि। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो संहार को जब हम तोड़ेंगे तो जहाँ पर भी हमारी ये अंक की बिंदी होती है, अनुनासिक यूज होता है, तो वहाँ पर जब भी हम संधि विच्छेद करें या फिर हमसे उपसर्ग पूछ लिया जाए तो वो हमेशा सन में नहीं टूटेगा, वो किस में टूटेगा, हमेशा सम में। चाहे संधि विच्छेद हो, चाहे हमसे ये पूछ लिया जाता कि संहार में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, तो हार हमारा हो जाता मूल शब्द और सम हो जाता हमारा उपसर्ग। तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सम प्लस हार। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। और संहार का मतलब क्या होता है, ये होता है जिसका मीनिंग होता है पूरी तरीके से विनाश कर देना। अब हम देखें कि इसमें कौन सी संधि है। तो यहाँ पर जो संधि होगी ये होगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। तो जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है उसको क्या बोला जाता है, गुरुकुलवासी,
छात्रावासी, आश्रमवासी या अंतेवासी। तो यहाँ पर गुरु के समीप रहकर पूछा है, ना कुछ गुरुकुल दिया ना कुछ और। तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को हम बोलेंगे अंतेवासी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। जो उच्च कुल में पैदा हुआ होगा व्यक्ति, उसको बोला जाएगा कुलीन। और सवर्ण होता है, सवर्ण हो जाएगा जो एक ही जाति के लोग या एक ही वर्ण के लोग होंगे, उनको बोला जाएगा सवर्ण। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना। इस कहावत का क्या आशय है? तो अंधे के हाथ बटेर लगना मीन्स ये हो जाएगा किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गांठ का पूरा। मुहावरे का क्या मतलब है? गांठ का पूरा, इस मुहावरे का मतलब होता है मालदार होना, मीन्स बहुत ज़्यादा पैसे होना। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो अगर हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, वह कितना घृणित दृश्य है। यहाँ पर हमारा लास्ट में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। ओह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, या आह कितना घृणित दृश्य है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि घृणित मीन्स जिससे हमें घृणा हो रही है, तो उस लास्ट में तीनों में ही विराम चिन्ह का प्रयोग तो सही किया गया है। अब हमें ये देखना है कि ओ यूज़ होगा, छी यूज़ होगा या आह यूज़ होगा। तो जिससे हमें घृणा यूज़ हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? छी। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन सी, छी कितना घृणित दृश्य है। नेक्स्ट है शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा है? वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था, वह गरीब आदमी, ये तो हमें बिल्कुल ही पता है कि था से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो सबसे सही होगा यह होगा कि वह आदमी गरीब था। यहाँ पर गरीब आदमी की विशेषता बताई गई है गरीब, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है यह देखना है। पुल्लिंग बचपन भी पुल्लिंग है, समुद्र भी पुल्लिंग हो जाएगा, कंबल भी। लेकिन जो वायु है कि ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा पुल्लिंग नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गौ शब्द का वचन पहचानिए। जो गौ शब्द है वो कैसा है? सदा बहुवचन होता है, एक वचन होता है, सदा एक वचन होता है, या बहुवचन होता है? तो जो गौ शब्द है यह एक वचन है, इसमें औ की मात्रा लगी हुई है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुवचन होगा। लेकिन गौ का जो मतलब होता है वो होता है गाय। ये एक वचन शब्द होता है, गौ का मतलब एक गाय होगा। अगर हम इसका बहुवचन रूप देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गौवें। तो गौवें अगर होगा तो हमारा होता बहुवचन, यहाँ पर होगा आंसर ऑप्शन बी, एक वचन। नेक्स्ट है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि जो होती है वो होता है कारक। व्याकरण की वह कोटि जिसमें कि क्रिया निहित हो। तो क्रिया जो है वो किस चीज़ में होती है? क्रिया होती है हमेशा कारक में निहित, क्योंकि वचन और लिंग ये दोनों हमेशा संज्ञा के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन जो कारक होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? हमेशा क्रिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है करने वाला। तो क्रिया को पूरी तरीके से किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला ये होगा हमारा कारक, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो अंताक्षरी है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो अंताक्षरी है वो किस टाइप से लिखा जाता है। तो अंताक्षरी का जो शुद्ध शब्द होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। आ पे अंक की बिंदी आएगी और तय आधा बनेगा, फिर उसके बाद आएगा याक्षरी, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अंत्याक्षरी। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो प्रदर्शनी जो लिखा हुआ है उसको सही टाइप से कैसे लिखेंगे? तो प्रदर्शनी जो सही लिखा हुआ है वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो हंस की जगह अगर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? हंस का हमें देखना होगा, सूर्य भी प्रयोग कर सकते हैं हंस की जगह, योगी भी और श्वेत भी, लेकिन जो अमृत है ये हंस की जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निर्देश नीचे दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। क्वेश्चन है उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो जब भी हमें टाइटल देना होगा तो या तो हमें शुरू की 2-3 लाइन में मिलेगा या लास्ट की 2-3 लाइन में। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। कार्यकुशलता, कार्य उपयोगिता, कार्य तत्परता या फिर जागरूकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं
फर्स्ट में हमें दे रखा है तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब तत्परता के बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ में। तो हमारा जो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य तत्परता। नेक्स्ट है, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से जो सबसे प्रमुख उपादान है वो कौन सा है? कार्य की आर्थिक समझ, जागरूकता होना, अनुशासन या तत्परता। तो ये अभी हमने देखा ही कि तत्परता के बारे में बताया गया है, लेकिन देख लेते हैं वे लोग जो सदैव जागरूक होते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं और जो समय के पाबंद होते हैं वो सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है, वह समय से पिछड़ता जाता है। इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरे के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह व सीखता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं। तो एक तो कार्य के प्रति उत्साह होना चाहिए और उसे सीखता से संपन्न करना जो समृद्धि की प्राप्ति के लिए उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए जो आवश्यक उपादान होगा ये क्या हो जाएगा? कार्य तत्परता। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गद्यांश का उचित संक्षेपण क्या होगा? अब हमने पूरा ये गद्यांश पढ़ लिया तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है, इससे हमें तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं, अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में भी सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं। यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है और यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। नेक्स्ट है, सफलता के लिए तत्परता होना आवश्यक है। अनुशासन में रहकर कार्य समय से पूरा करके सफलता मिलती है। यह उत्साह और सीखता कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान है जो जागरूक होकर कार्य करने को बाध्य करते हैं, जिससे समय पर कार्य पूरा होता है, सफलता मिलती है। तो जो इसमें सबसे सही है, लाइंस तो सारी ही सही दी गई हैं, लेकिन पूछा है सबसे उचित संक्षेपण कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, जिसमें कि हमारा पूरा पैराग्राफ का जो संक्षेप में बता दिया गया है। नेक्स्ट है, अब यहाँ तक हमारे हिंदी के जो 25 क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए हैं। 25 हम करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस। यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0, सेकंड समीकरण है 6x - ky - 7 = 0 का कोई हल ना हो तो जो k की वैल्यू है वो कितनी होगी? हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस दी गई हैं। तो जब भी हमारी दो इक्वेशंस होती है तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को a1 b1 c1 मान लेते हैं, दूसरे को a2 b2 और C2। अब जब हमें दिया गया है, यहाँ पर क्या हिंट दी गई है, कोई हल ना हो। तो जब कोई हल नहीं होता तो एक इक्वेशन होती है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये हमें लगानी होगी। अब हम इसके अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। a1 हमारा क्या है 4 और a2 है 6 इक्वल्स टू b1 हमारा क्या है 3 और b2 हो जाएगा हमारा -k नॉट इक्वल्स टू c1 है हमारा 5 और C2 हो जाएगा -7। हमें चाहिए केवल k की वैल्यू, तो हम केवल फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड से हम सब सॉल्व करेंगे तो 4 को कट कर लेते हैं और 6 को 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो हमारा आया 2/3 = 3/-k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा -2k = 9। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -9/2, जिसकी वैल्यू आएगी -4.5। तो k की आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -4.5। नेक्स्ट 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य हो। 1000 से बड़ी देखनी है, सबसे छोटी घन संख्या होनी चाहिए। पहले हमें देखना है 2, 4 और 6 से विभाज्य। तो जब भी इस टाइप से सबसे छोटी पूछा जाएगा तो हमें एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो हमें एचसीएफ निकालना है। 2, 4 और 6 का हम शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम निकालेंगे। आप शॉर्ट ट्रिक को आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि हमें कैसे निकालना है।
हम सबसे पहले देखेंगे कि तीनों नंबर किस एक नंबर से डिविजिबल हैं। तो 2 से डिविजिबल हैं, 2 को यहाँ लिख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। अब उसके बाद हमारा बचा 1 2 और 3। ये तीनों आपस में किसी से डिविजिबल नहीं होंगे, तो इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 2 4 और 6 का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा। अब हमसे पूछा है सबसे छोटी घन संख्या, तो 12 का घन कर देंगे। तो 12 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 1728। तो 1000 से बड़ी सबसे छोटी घन संख्या होगी 1728, जो कि 2 4 और 6 तीनों से ही डिविजिबल होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है, दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। दो समरूप हमें सिमिलर दिए गए हैं त्रिभुज, जरूरी नहीं है कि उनकी जो साइड है और क्षेत्रफल है सब चीज़ सेम हो, बस वो देखने में एक से होंगे। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है 1:3। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब दो हमें समरूप त्रिभुज दिए जाएंगे तो उसका एक रूल होता है, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स टू हो जाएगा साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर। अब हमें इसके अकॉर्डिंग रूल लगाना है। हमें यहाँ पर दे रखा है बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 और जो यहाँ रेशो दिया गया है 1:3 है, तो इसका मतलब जो 3 वाला है यही बड़ी होगी। अगर हम 1 और 3 भी मान लेंगे तो 3 बड़ा होगा, तो इसका मतलब बड़े त्रिभुज की साइड बड़ी होगी, छोटे की छोटी होगी। तो यहाँ पर हम रख लेंगे A1, इसका मतलब हमें नहीं दिया गया, जो कि छोटा त्रिभुज हमने माना है। बड़ा त्रिभुज हमारा हो जाएगा उसका क्षेत्रफल 72 और रेशो है 1:3 का स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हो जाएगा A1 अपॉन 72 इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। 9 से ये कट करेंगे तो कितना होगा 8। तो इसका मतलब जो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी हैं। तो यहाँ पर हमें दो मूल दिए गए हैं जिनको हम अल्फा बीटा भी कह सकते हैं। तो जब हमें समीकरणों के मूल दिए जाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, इसको हम अल्फा कह लेते हैं, इसको बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमें इन दोनों का योग करना है, तो a प्लस रूट बी प्लस a माइनस रूट बी प्लस यहाँ पर हमें इन दोनों का गुणनफल करना है, तो a प्लस रूट बी मल्टीप्लाई a माइनस रूट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ रूट बी से रूट बी कट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2a यहाँ तक, और यहाँ हमारा x और रह गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 2ax अगर हम आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे तो ऑप्शन ए भी कट हो जाएगा, सी भी कट हो जाएगा, डी भी कट हो जाएगा। आगे का पर हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या आएगा, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का। तो a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो b इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बन गई हमारी ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस बी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पिता की आयु हो जाएगी पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो अगर हमने पुत्र की आयु x मान ली तो पिता की कितनी हो जाएगी 3x, और पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु की 3/8 भी है। तो यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे कि पुत्र की आयु कितनी थी x, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, अब अपोजिट हो जाएगी उसकी 8/3x, क्योंकि पुत्र की दी गई थी और हम माँ की निकाल रहे हैं। यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है तो पिता की कितनी थी हमारी 3x माइनस माँ की कितनी है 8x/3 इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 8x इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12। तो पुत्र की आयु हो जाएगी ऑप्शन डी 12 वर्ष। नेक्स्ट है एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। तो 5% जनसंख्या तो ख़त्म हो गई, बचेगी कितनी, अगर हमने मान ली पूरी 100% है तो 5% तो ख़त्म हो गई, तो बचेगी कितनी 95%। उसमें से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी। अब 95 का हमें कितना देखना है, 8% छोड़ गए हैं तो बचे कितने 92। 90 वो
100 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 92/100 इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे सॉल्व करके कि कितने परसेंट हैं, या बिना सॉल्व किए हम आगे का भी सॉल्व निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू में इसकी परसेंटेज, तो 95 × 92/100 जो इसकी ये परसेंटेज होगी वो इक्वल्स टू हमें किसके रखनी है, 88274 के। अब ये हमारा जब हम सॉल्व करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा सॉल्व होकर आएगा 87.4%। तो मीन्स 87.4% की वैल्यू कितनी हो गई, 88274। अब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और 87.4 का डिवाइड, तो हमारा सॉल्व करके आंसर आएगा 1,01,000। तो शुरुआत में जो कस्बे की कुल जनसंख्या थी वो हो जाएगी ऑप्शन बी 1,01,000। नेक्स्ट है निर्देश नीचे दिए गया कोष्टक 2003 के दौरान विभिन्न सीट्स के तहत कंपनी जेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज के कुल व्यय दिए गए हैं कि उसमें कितने कितने व्यय हुए हैं, खर्चे हुए हैं। अब पूछा है कि जेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज का करों और ऋणों पर ब्याज के कुल खर्च के सामने आधारिक संरचना और परिवहन पर कुल खर्च का अनुपात कितना है। तो पहले हमें देखना है करों और ऋणों का। तो करों का अगर हम देखें तो करों के लिए कितना था, कर हो जाएगा टैक्स, तो ये हमारा हो गया 10%। और ऋण का अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो गया 17.5, तो दोनों का टोटल हो गया 27.5। उसके बाद नीचे हमसे पूछा है आधारिक संरचना और परिवहन, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा प्लस करके हमारा 32.5। अब इनका हमें रेशियो निकाल देना है, तो पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा, 5 से कट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 5 से कट करने पर 5 6 30 और 5 5 25, ऊपर वाला हो जाएगा 5 5 25, फिर 5 5 25, दोबारा कट कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 13। तो हमारा आंसर क्या हो गया 11:13, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है 0.018 के ऊपर बार है, इसकी सही अभिव्यक्ति क्या होगी। तो 18 के ऊपर बार है, इसका मतलब जो 18 है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। पहले हम इसको सिंपली रख लेंगे, x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 0.0181818 इस टाइप से रिपीट होता रहेगा। अब टोटल हमारे कितने नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पर 3, तो इसका मतलब हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 1000 की मल्टीप्लाई करनी है। 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 18.1818 इस टाइप से रिपीट होता रहेगा। अब इसके बाद हम देख लेंगे कि यहाँ पर एक नंबर छूटा हुआ है, उसके बाद 2 नंबर पर हमारा बार है, तो 10x की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10x की मल्टीप्लाई करने पर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0.1818 इस टाइप से। तो 1000x में से 10x माइनस कर देंगे, यहाँ पर क्या आएगा 990x इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 18, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18/990। अब हम इसको कट कर लेंगे, तो यहाँ 18 से कट हो जाएगा 1 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा हमारा 55, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/55, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है। तो प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का जो मुख्य श्रेय है ये जाता है R.A. फिशर को, ऑप्शन ए। 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपये था। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष 10% और 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। तो 2016 में उसका वेतन कितना था, तो 2016 का हमें वेतन नहीं पता, हमने मान लिया x है, ठीक है। अब उसमें हमारी कितनी बढ़ोतरी हुई है, पहले 10% बढ़ा है तो 110/100 कर लेंगे, फिर 15% बढ़ा है तो 115/100 इक्वल्स टू हमारा 2018 में हो चुका है 1,26,500। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 5 से कट कर लेंगे, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 और यहाँ कट हो जाएगा 20। यहाँ पर 11 से कट कर लेंगे 1,26,500 को, तो 11 एकम हो जाएगा 11, फिर बचेगा 11 एकम 11, फिर 500, तो 11,000 हो जाएगा 500। उसके बाद 23 से कट करेंगे तो यहाँ होगा 500, तो एक x की वैल्यू अब हमारी आ जाएगी 500 गुणा 10 गुणा 20, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1 लाख। तो 2016 में उसका वेतन था 1 लाख, तो आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 5 तथा 36 है तो उनके व्यतक्रमों मीन्स उनका जो रेसिप्रोकल होगा उनका अंतर क्या होगा। तो इनका हमने मान लिया कि x और y दो नंबर हैं। अब इनका रेसिप्रोकल अगर हम कर देंगे, x माइनस वाई हो गया हमारा 5 और एक्स वाई हमारा हो गया 36। यहाँ पर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा होगा 1/y माइनस 1/x। तो आंसर आएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 5 और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 36। तो आंसर होगा ऑप्शन डी 5/36। नेक्स्ट है, आयत चित्र क्या प्रदर्शित करता है। तो जो आयत चित्र है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोग्राम। वो हमेशा सतत मीन्स जो कॉन्टिन्यूस होता है, लगातार जो चलता रहता है, मीन्स बिना गैप के चलता है, सतत वर्गीकृत बारंबारता आवंटन को प्रदर्शित करता है। यदि दो वृत्त की परिधियों में अनुपात 3:1 है तो वृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात कितना होगा। तो उसकी सर्कमफ्रेंस में अनुपात दे रखा है तो क्षेत्रफल में निकालना है। तो 2πr1 हो जाएगी पहली वृत्त की परिधि, फिर 2πr2 हो जाएगी दूसरे वृत्त की परिधि। यहाँ हो गया 3:1। 2π से 2π कट गया, इसका मतलब r1 r2 का रेशियो है 3/1। इसके बाद अब हमें निकाल लेना है क्षेत्रफल में अनुपात। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, πr1 स्क्वायर अपॉन πr2 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया तो r1 अपॉन r2 के रेशियो का हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 9/1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत कितनी होगी। हम मान लेंगे कि एक पेन का जो विक्रय मूल्य SP है वो 1 है। तो 144 पेनों का जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 144। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत। निकालने के लिए एक तो हमें निकालना होगा क्रय मूल्य पता होना चाहिए। अब यहाँ दे रखी है कि 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि कितनी हो गई, 6, क्योंकि हमने एक का 1 रुपया माना है। तो 6 इक्वल्स टू हानि का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, CP माइनस SP। CP हमें पता नहीं है, SP दे रखा है 144। तो जो CP की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 150। अब हमें निकाल लेना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा, लॉस कितना है 6/CP है 150 × 100। 0 से 0 कट हुआ, 5 2 10, 5 3 15, 3 से 2 तो हमारा हो जाएगा 2 2 4। तो हानि प्रतिशत हो जाएगी 4%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आंकड़ों 7 6 7 9 8 8 10 8 के माध्यिका और बहुलक का माध्य क्या होगा। तो हमें पहले तो इसकी माध्यिका निकालनी होगी और फिर इसका बहुलक, फिर उसका माध्य। अब हम पहले माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए इन्हें हमें अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने पर आएगा 6 7 7 8 है हमारा 3 बार, और 9 और 10। तो ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा इवन दिया हुआ है तो इवन का हम कैसे निकालते हैं। तो हमारा 8/2 जो हमारा पद होगा प्लस 8/2 प्लस 1 वाला जो हमारा पद होगा, और उसका कर देंगे हम हाफ। या फिर हम डायरेक्ट ले सकते हैं, जो बीच के दोनों पद हैं उन दोनों का हम हाफ कर दें प्लस करके। तो हमारा जो फोर्थ पद है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 8, और फिफ्थ भी हो जाएगा 8। तो 8 + 8/2 तो मीन 16/2 हमारा जो माध्यिका है वो भी 8 हो जाएगी। बहुलक होगा जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है नंबर, वो भी हमारा 8 ही है क्योंकि 3 बार आ रहा है। अब इनका हमें क्या निकालना है, मीन। तो 8 + 8/2 इनका मीन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x माइनस ky = 2 और 3x + 2y = -5 का अद्वितीय हल हो। तो जब हमारा अद्वितीय हल होगा तो उसके लिए जो रूल होता है ये क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो a1 हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और a2 हो जाएगा 3। नॉट इक्वल्स टू b1 है हमारा -k/b2 हो जाएगा हमारा 2। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी -2 नॉट इक्वल्स टू -2/3। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 27x³ - 9x² + 3x - 8 को 3x + 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो जब हमसे रिमाइंडर पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, 3x + 2 = 0 ले लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -2/3,
और इस इक्वेशन में x की जगह पुट कर देंगे, जो आंसर होगा वही हो जाएगा शेषफल। तो 27 इंटू यहाँ पर करना है x का क्यूब, तो डायरेक्ट क्यूब कर देते हैं, -8/27 -9 इंटू एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 4/9 +3 इंटू -2/3 -8। तो 27 से 27 कट, 9 से 9 कट, 3 से 3 कट, तो यहाँ बचेगा -8 -4 -2 -8। जब हम इसको सारे माइनस के प्लस करेंगे तो आंसर होगा -22, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दिया गया पाई ग्राफ 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री को दिखाता है कि अलग अलग मोबाइल ने कितनी कितनी बिक्री की है। तो यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5000 करोड़ थी तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री कितने करोड़ होगी। तो वीवो द्वारा हमें दे रखी है 6%, तो 5000 का हम 6% निकाल देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, तो हो जाएगा 300 करोड़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है उसे जोड़ा जाता है तो नया माध्य कितना हो जाएगा। तो पहले माध्य दे रखा है, तो 4 प्रेक्षणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 17.5 में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 70। अब इसमें हमें 20 प्लस करना है तो कितना आ गया 90। अब इसका माध्य निकालेंगे तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे अब हमारे 5, तो आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 था। यदि उस वस्तु को 330 में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता। जब हमें एक प्रॉफिट एक लॉस हो और 2 हमारे विक्रय मूल्य हो तो हमें फॉर्मूला लगाना है SP1 इक्वल्स टू, या SP2 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमें पहला यहाँ पर लेना है वो हमेशा प्रॉफिट वाला लिया जाएगा। तो यहाँ पर लिख देती हूँ SPP, प्रॉफिट वाला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP यहाँ पर आएगा हमारा लॉस वाला। तो SP प्रॉफिट वाला कितना है हमारा 466 इक्वल्स टू 100 प्लस 100 प्लस 16.5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 116.5 अपॉन 100 माइनस लॉस इंटू 330। अब यहाँ पर हम 2 से कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 233, यहाँ हो जाएगा हमारा 165। तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू हो जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करके 233 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 82.5। तो लॉस परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी 100 में से 82.5 को माइनस करेंगे 17.5%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है। हमने लड़के मान लिए कि जो बॉयज़ हैं वो तो 3x हो जाएंगे और गर्ल्स हैं वो 2x हो जाएंगे, तो टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हो गए 5x। अब हम देख लेंगे कि यहाँ पर पहले ना निकालने वालों की निकालनी है कि कितनों को नहीं मिली। तो 20% लड़कों को मिली है, इसका मतलब हमारा 80% लड़कों को नहीं मिली। तो 3x का 80% निकाल देंगे जिन्हें नहीं मिली है, ये आ जाएगा 12x अपॉन 5। ऐसे ही लड़कियों का निकाल लेंगे, 25% को मिली है तो इसका मतलब 75% को नहीं मिली। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x अपॉन 2। तो इतने लड़के हो गए और इतनी लड़कियाँ हो गई जिन्हें नहीं मिली, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 39x अपॉन 10। अब हमें निकालना है कि छात्रवृत्ति ना मिलने वालों का प्रतिशत। तो 39x अपॉन 10, टोटल कितने बच्चे हैं 5x इंटू 100, x से x कट जाएगा हमारा यहाँ पर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 78%। तो 78% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें की स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी। नेक्स्ट है AB स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर BC A क्यूब B क्यूब C स्क्वायर का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब भी हमारे ये क्यूब वाला इस टाइप से दिया हुआ होगा तो हमें क्या करना है, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर को लेंगे और एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर को लेंगे। तो A की पावर देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हो जाएगी 3। B यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, तो B की पावर हो जाएगी हाईएस्ट 3। फिर C स्क्वायर C और C स्क्वायर तो हो जाएगा C स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C A क्यूब B क्यूब C स्क्वायर। यहीं अगर हम इसका एचसीएफ निकालते तो वो भी देख लेते हैं। सबसे कम है A में A हो जाएगा,
बी में सबसे छोटा बी हो जाएगी पावर 1 और सी। तो अगर एचसीएफ होता तो आंसर हो जाता ऑप्शन बी और एलसीएम है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, एक बच रहा है हर बार, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी पूछा है, हमें निकालना है यहाँ पर एलसीएम। तो 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले 2 से देख लेते हैं। 4 और 6 डिविजिबल हैं हमारे, तो एक तो हमारा इसका फैक्टर हो गया 2, बाकी आपस में कोई डिविजिबल नहीं है तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 420। अब इसमें कह रहा है कि एक शेष बचता है तो एक प्लस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 421, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक समानांतर त्रिभुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। तो अगर उसके ऊंचाई हमने h मान ली तो आधार कितना हो जाएगा 2h, और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 392 वर्ग मीटर। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेंगे। 392 इक्वल्स टू होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार दे रखी है 2h, ऊंचाई दे रखी है h, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, आ जाएगा 196। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 196, तो 196 किसका स्क्वायर रूट होगा 14 का, तो ऊंचाई हो जाएगी 14 मीटर और 28 मीटर हो जाएगा उसका आधार बेस। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप त्रिभुज हैं, यहाँ पर भी सिमिलर दे रखे हैं, जिसमें कि बी सी हमें दे रखा है 4, ई एफ दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ए बी सी का क्षेत्रफल है 144, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो हमने पहले अभी फॉर्मूला लगाया था वही लगाना है। तो ए बी सी का पहले लिख लेते हैं 144 और डी ई एफ का हमें A2 पता नहीं है कितना है, तो और ए बी सी की जो एक साइड है वो कितनी है 4 अपॉन ई एफ है 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके, तो हो जाएगा 144 अपॉन A2 इक्वल्स टू 16 अपॉन 49। 16 से 144 कितनी टाइम्स कटेगा हमारा 9, तो A2 हो जाएगा 49 में 9 की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 441 वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं। अब आगे के सेट में हम पार्ट 2 में आगे के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे तो कैसा रहेगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।